सभी लोग, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस रैपिड सीरीज में आज मैं लेकर आया हुआ हूं फर्स्ट बुक के सभी कंप्लीट थ्योरी और उससे रिलेटेड कंप्लीट फार्मूले। तो एक वीडियो में प्यारे बच्चों पूरा फार्मूला और पूरी थ्योरी खत्म करने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है प्यारे बच्चों। अब आपको बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो जो कि 20 से 25 मिनट की वीडियो में आप पहली बुक का कंप्लीट समरी पा जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सभी लोग जुड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संबंध और फलन चैप्टर पहले की। यहां पर संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों? संबंध कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। जी हां प्यारे बच्चों, संबंध a क्रॉस b का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। संबंध के यहां पर प्रकार लिखा हूं, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। जी हां प्यारे बच्चों, रिक्त संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए में आर इक्वल टू अगर आ जाए बेटा जी इंपटी, मतलब आर में कोई भी अवयव ना हो तो क्या कहते हैं? द्वारा प्रदत्त संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। अगर आर में कोई भी अवयव ना हो तो उसको रिक्त संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध कहता है समुच्चय ए में अगर आर ए क्रॉस ए के ही बराबर हो जाए तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तत्समक संबंध कहता है समुच्चय ए में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो तो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाता है? तत्समक संबंध। प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए x कामा x आर में हो। उसके बाद कहते हैं स्वातुल्य संबंध, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। समुच्चय a में ऐसे संबंध जिसमें प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए x कामा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है सम्मित संबंध। समुच्चय ए में यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है, मान लो कोई समुच्चय है उसमें a कामा b उस समुच्चय ए में है, तो अब कह रहा है a कामा b अगर r में है तो b कामा a भी r में होना चाहिए तभी सम्मित होगा। अगर a b है और b r में नहीं है तो वो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक संबंध के प्यारे बच्चों 3 केसेस हमने आपको बता रखे हैं। कह रहा है कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तब भी वो संक्रामक होगा। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो भी वो संक्रामक है। अगर ए बी है बी सी है और इससे ए सी भी मिल जाएगा तब भी संक्रामक है प्यारे बच्चों। और संक्रामक सिर्फ एक केस में नहीं होता है, वो केस है बेटा ए बी हो बी सी हो लेकिन ए सी ना मिले तो वो संक्रामक नहीं होगा। 3 केसेस में, 2 केसेस में होता है, 1 केसेस में नहीं होता है। प्यारे बच्चों नोट करके यहां पे लिखा हुआ है यदि कोई संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कोई संबंध अगर तीनों हो, स्वातुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तो उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों बात करते हैं फलन अर्थात फंक्शन की। अगर एफ सच दैट ए से बी, क्या लिखा हुआ है? एफ सच दैट ए से बी। ए क्या होता है? प्रांत। बी क्या होता है? उसका सह प्रांत होता है। प्यारे बच्चों फलन क्या होता है बेटा जी? 4 प्रकार दिए हुए हैं, एकाएकी फलन, बहु एकाएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। एकाएकी फलन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कोई फलन f सच दैट a से b, कोई फलन f इस प्रकार है a से b एकाएकी होगा यदि a के प्रत्येक अवयव का b में एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मतलब कि एक का केवल एक प्रतिबिंब और अद्वितीय हो और यह प्रत्येक के साथ होना चाहिए तो उसको एकाएकी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बहु एकाएकी हो जाएगा। बात करते हैं आच्छादक की। कोई फलन f सच दैट a से b आच्छादक होगा यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो उसको आच्छादक कहते हैं। अगर b में कोई भी अवयव छूट जाएगा तो प्यारे बच्चों उस हालात में वो क्या हो जाएगा? वो अंतःक्षेपी हो जाएगा, वो आच्छादक नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो आच्छादक होगा। आच्छादक की एक और भी परिभाषा है, अगर सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है तो प्यारे बच्चों वो क्या हो जाता है? आच्छादक हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट पेपर है। यहां पे ये क्या कह रहा है? साइन इनवर्स एक्स फलन का प्रांत -1 से 1 होता है, परिसर -π/2 से π/2 होता है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। कॉस इनवर्स का प्रांत -1 से 1 होता है और परिसर 0 से π होता है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। tan इनवर्स का r होता है और परिसर -π/2 से π/2 होता है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कॉसेक इनवर्स x तो r -1 से 1, प्रत्येक रियल नंबर इसका प्रांत है -1 से 1 को छोड़कर। दूसरी बात यहां पर इसका जो परिसर है -π/2 से π/2 है, 0 को छोड़कर। सेक इनवर्स x पूरा वास्तविक संख्या है सिवाय -1 और 1 के बीच की सभी संख्याओं को लेकर। इसका परिसर 0 से π है, क्लोज ब्रैकेट है, सिवाय π/2 के।
कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत बेटा जी आर है और इसका परिसर 0 से पाई है ओपन ब्रैकेट पे। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स 1/x लिखा हो तो उसकी वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स होती है। कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा हो तो इसकी वैल्यू सेक इनवर्स एक्स होती है। tan इनवर्स 1/x लिखा हो तो इसकी वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स होती है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स को प्यारे बच्चों माइनस tan इनवर्स एक्स लिखते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स कहते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। माइनस की वजह से पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कहते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कहते हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि साइन टेन और कॉसेक में अगर माइनस होता है तो हम लोग सिर्फ चुपचाप माइनस को बाहर करते हैं, लेकिन और कहां गया, कॉस सेक और कॉट में अगर माइनस होता है तो हम लोग पाई से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की भी वैल्यू क्या होती है, पाई/2। कुछ फार्मूले देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो ये tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई इसका एक फार्मूला है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई इसका फार्मूला है प्यारे बच्चों। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स के साइन कॉसेक और tan इनवर्स के टर्म पे 3 फार्मूले आपने देखे। आगे चलते प्यारे बच्चों, बात करते हैं आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। तो आव्यूह क्या होती है, mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। IV पंक्ति तथा जेवे स्तंभ के अवयव को AIG से निरूपित करते हैं। जैसे कोई प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ पे कोई अवयव रखा है तो उसको A11, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे है तो A12 A13 ऐसे लिखते हैं, उसी को समझाया इन्होंने। दो आव्यूह समान कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूह की कोटियां तथा संगत अवयव समान हो। दो आव्यूह समान कहलाएंगे यदि उनके दोनों अवयवों की कोटियां तथा संगत अवयव क्या हो जाए प्यारे बच्चों, समान हो जाए। प्यारे बच्चों अपने से लिखा है, ये इतना तो तब भी नहीं लिखा था जब पढ़ाई कर रहे थे, आप लोगों के लिए पूरी रात जग के लिखा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद कह रहा है यदि ए और बी दो समान कोटि के आव्यूह हैं तो इनका योगफल a प्लस बी होगा। प्यारे बच्चों अगर a और b दो समान कोटि के आव्यूह हैं तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। और कैसे जुड़ेगा, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। ध्यान से देखो ये लिखा है सब, यदि a और b दो समान कोटि के आव्यूह हैं तो इनका योगफल a प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो A और B के संगत अवयव को जोड़कर प्राप्त होता है। दो अवयव A तथा B का गुणनफल AB तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव A में स्तंभों की संख्या अवयव B में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। फिर कहते हैं बेटा जी परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्ति में बदलने पर प्राप्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त कहते हैं। मतलब कि पंक्ति को स्तंभ बना दो या तो जितने स्तंभ है उनको पंक्ति बना दो, तो जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, परिवर्त। और उसको ए डैश या ए टी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अगर कोई अवयव m क्रॉस n का है, अगर कोई अवयव है जिसकी एक अवयव है प्यारे बच्चों जिसकी कोटि m क्रॉस n है तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसकी कोटि बदल के n क्रॉस m हो जाएगी, इसकी कोटि बदल के क्या हो जाएगी, n क्रॉस m हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बता, यहां पे अवयव भी बदलेंगे, ठीक है। अब a का ट्रांसपोज करेंगे, अगर a कोई है और उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो a ही मिलेगा। दूसरी बात कह रहा है a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। के ए का ट्रांसपोज करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं भाई ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। सममित अवयव बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही प्यारे बच्चों। सममित अवयव क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज करें और ए ही मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज करें और ए मिल जाए लेकिन चिन्ह बदल जाए, मतलब माइनस ए प्राप्त हो जाए तो प्यारे बच्चों उसको क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव।
अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, धरती का कोई भी आव्यूह हो, अगर कोई भी लेकिन वर्ग आव्यूह हो, अगर किसी भी वर्ग आव्यूह पे उसके परिवर्त को जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो उससे प्राप्त आव्यूह क्या हो जाती है, सममित हो जाती है। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अर्थात वर्ग आव्यूह है और उसमें से उसके ट्रांसपोज को घटाया जाएगा तो हमेशा हमको क्या मिलता है, विषम सममित आव्यूह मिलता है। करके चेक कर लीजिएगा, वही बात इन्होंने कहा है कि एक आव्यूह को हम सममित और विषम सममित के योगों की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखो, इस आव्यूह के इसके ट्रांसपोज को जोड़ दो तो हमें सममित आव्यूह मिलेगा। इसको हमने पी मान लिया, ये देखो, और इसको हमने क्यू मान लिया। देखो ये सममित है और ये क्या है, विषम सममित, तो योगों की तरह प्रदर्शित है। यहां पर ध्यान से देखना, ये कह रहा है ए इनवर्स इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए ये भी आई होता है। ए बी का अगर इनवर्स है प्यारे बच्चों तो बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं सारणिक की। तो सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट क्या कहता है, कह रहा है यदि ए इक्वल टू, ये कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। अगर a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 दिखाए तो द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो आव्यूह a का सारणिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई a11 का a22 पे और a21 का a12 पे। ये देखो, ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सारणिक हो जाएगा। बात करते हैं, अगर मैंने r1 से प्रसार किया हुआ, देखो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, हालांकि यहां पे हम लोग कॉमन सा ले लेते हैं प्लस माइनस प्लस, पर मैंने क्या किया, देखो क्यों प्लस लेते हैं, क्योंकि -1 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 + 1 मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने r1 से प्रसार किया तो a11, अब a11 ले रहे हैं ना, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को डिलीट करके इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां पे, तो इसका ये और ये प्लस -1 की पावर 1 + 2 ले लेंगे प्यारे बच्चों और a12 ले लेंगे। तो अब बेटा पहली पंक्ति नहीं लेना, दूसरा स्तंभ नहीं लेना, इसका यहां पे, इसका यहां पर, फिर आ जाते प्लस -1 की पावर 1 + 3 और a13 ले लेंगे और इसके बाद ना तो इसको लेना ना तो इसको, इसका यहां पे, इसका यहां पर। ये देखो हमने सारणिक निकाल कर दिखाया है आप सभी को। आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सारणिकों के गुणधर्म की मैं बात करना चाहूंगा। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी सारणिक की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात कह रहा है, सारणिक की कोई दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दे। कोई सारणिक है बेटा, उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में बदल देंगे आप, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। धन होगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। कह रहा है मान वही रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां समान है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। अगर सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 भी हो जाए तो भी उसका मान 0 होता है। सारणिक के किसी एक पंक्ति में k से गुणा करने पर सारणिक का मान k से गुणा हो जाता है। अगर दो पंक्तियों को करोगे तो k² गुना हो जाएगा, एक पे करोगे तो k गुना हो जाएगा। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे a + लैम्डा + b + लैम्डा, तो बेटा a का बना देंगे, लैम्डा का अलग बना देंगे, दो पदों पे दो अवयव बनाएंगे। यदि किसी सारणिक में ri = ri + krj या ci = c1 मतलब ci + kcj का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। ये छठवीं प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी प्रॉपर्टियों को हालांकि मैं डिटेल से आप सभी को 3 बार पढ़ा चुका हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, माना त्रिभुज के शीर्ष a x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल 0 आता है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ABC तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, आपस में संरेख हो जाएंगे। उप सारणिक अर्थात माइनर क्या होता है, सारणिक के अवयव a i j का उप सारणिक एक सारणिक है जो i की पंक्ति और j को स्तंभ में जिसमें a i j स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अगर मुझे a i j का माइनर अर्थात उप सारणिक चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, आई वाला और जे वाला, मतलब आई वाला रो और जे वाला स्तंभ हटा देंगे। तो जैसे हटा देंगे प्यारे बच्चों, जो मिलेगा वही हमारा क्या मिलेगा, माइनर। हटाने से प्राप्त अवयव ए आई जे के उप सारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। सारणिक को हम लोग मतलब उप सारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। सहखंड, इसको बेटा हम 3 बार आपको पढ़ा चुके हैं। सहखंड अर्थात को फैक्टर क्या होता है, एक अवयव AIG का सहखंड जिसे AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं। AIJ बेटा माइनर से ही मिलता है हमको, माइनर देखो -1 की पावर i + j × MIJ, तो हमको क्या मिल जाएगा, सह
खंड मिल जाएगा प्यारे बच्चों। सहखंडज अर्थात एडजॉइंट क्या होता है, यह सहखंड से बने हुए अवयवों का जब परिवर्त करते हैं जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, वही क्या है हमारा एडजॉइंट अर्थात सहखंड है। ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन से प्राप्त सहखंडों के अवयव का परिवर्त करने से सहखंडज अवयव बनता है। उत्क्रमणी अव्युत्क्रमणी अवयव क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर इस किसी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उसको अव्युत्क्रमणी बोलते हैं। व्युत्क्रमणी किसको बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अव्युत्क्रमणी। सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो उसको व्युत्क्रमणी बोलेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो उसको क्या कहेंगे, अव्युत्क्रमणी, मतलब उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। व्युत्क्रमणी अवयव ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, व्युत्क्रम अवयव इनवर्स क्या होता है बेटा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां पर प्रमेय लिखी हुई है, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ऑप्शन में या एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है अंदर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी अलग अलग निकालोगे तो भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। अगर ए बी का इनवर्स लिखा हुआ है तो ये कैसे आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो प्यारे बच्चों ये देखो ये अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव में, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाएगा। अगर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी तो 3-1 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी 2-1 ऐसे। अब कह रहा है रैखिक समीकरणों का निकाय, अगर ये रैखिक समीकरण 3 दे दे और इसका हल पूछे, एक्स वाई जेड का मान पूछे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए एक्स इक्वल टू बी मतलब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी रखेंगे, और एक्स क्या होगा हमारा एक्स वाई जेड जो इसके वेरिएबल्स हैं, और ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये देखो इसके गुणांक a1 b1 c1 a2 b2, और हमारा b क्या हो जाएगा d1 d2 और d3। इस a का हम लोग इनवर्स निकाल के b के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। प्यारे बच्चों हम पहुंचते हैं संतत अर्थात कंटिन्यूटी। कोई फलन fx दिए हुए बिंदु x बराबर c पर संतत होगा अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट गिवन पॉइंट तीनों बराबर हो जाए, तीनों इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो तीनों आपस में बराबर हो जाए तो फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो संतत फलनों का बीजगणित ये भी बहुत जरूरी है। यदि f और g बिंदु c पर दो वास्तविक संतत फलन है, अगर f भी संतत है, f भी संतत है और g भी संतत है प्यारे बच्चों, तो इनका योग भी संतत होगा, इनका घटाना भी संतत होगा और इनका गुणा भी संतत होगा। और ये जो भाग है ना f अपान g, ये कभी संतत होता है कभी नहीं होता है। और ये संतत कब होता है प्यारे बच्चों, जब g 0 के बराबर नहीं होगा, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये असंतत हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अवकलज पर। डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, इसी को dy बाई dx कहते हैं। तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंजिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h, इसको भी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। d अपान dx साइन x cos होता है, d अपान dx cos x माइनस साइन x होता है, d अपान x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, कुछ फार्मूले लिखे हैं, बाकी सारे फार्मूले आपको बता रखे हैं। अवकलनीयता, माना fx कोई फलन है तब बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए, तभी वो अवकलनीय होगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है प्यारे बच्चों, लिमिट h टेंजिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपान माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान h। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब बात कर रहे हैं d अपान dx f इंटू जी की। अगर मैं बात करूं तो अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाएं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक बारी f को रोक के g का कराएंगे और एक बारी g को रोक के f का कराएंगे। समझ पा रहे, अगर दोनों बटे में हो जाए तो नीचे वाले का होल स्क्वायर कराएंगे, हर का होल स्क्वायर कराने के बाद हर को रोक के अंश का कराएंगे, फिर अंश को रोक के हर का कराएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर, y बराबर fx हो तो dy बाई dx इक्वल टू f डैश x को राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। जैसे वृत्त दिया हो तो a बराबर पाई आर स्क्वायर, अब इसका चेंज पूछेगा कि इसके एरिया अर्थात इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो d अपान डी आर, अगर r के सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होगा तो t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। वर्धमान या हास्यमान की बात करते हैं बेटा, अगर इसका किसी का भी dy बाई dx 0 से बड़ा हो तो निरंतर वर्धमान होता है, अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो वर्धमान बोलते हैं, अगर 0 से छोटा हो तो निरंतर हास्यमान कहते हैं, और अगर 0 से छोटा या 0 के बराबर हो तो उसको हास्यमान कहते हैं। प्यारा बच्चों fx दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो
अब देखो कह रहा है fx दिया है x बराबर c पर वर्धमान। देखो ये मैंने स्टेप लिख दिया, कितनी प्यारी बात आप लोगों के लिए लिखी प्यारे बच्चों। एग्जाम में सवाल आ जाए fx दिया हो और कह दे x बराबर c पर वर्धमान या हास्यमान है या नहीं है, या उस अंतरालों को ज्ञात करो यहां पर ये क्या हो, ये वर्धमान हो या हास्यमान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कराएंगे, f डैश x आएगा, f डैश x को 0 दिखाएंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी c1 c2 या जो भी आएगी, तो यहां पे उसकी वैल्यू रखेंगे। फिर स्टेप 3 पर आते हैं प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू आई उसको संख्या रेखा पे दिखाते हैं। यहां माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पहले से लिखते हैं, c1 c2 को बीच में लिखेंगे। तो अंतराल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस इंफिनिटी से c1 और c1 से c2 और क्या आ जाएगा c2 से इंफिनिटी। ये 3 अंतराल। मान लो बेटा जी इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू, मतलब c1 से छोटी वैल्यू अगर मैं f डैश x पे रखूं और वैल्यू निगेटिव आ जाए, और c1 से बड़ी वैल्यू रखूं और क्या आ जाए, अच्छा ये तो वहां की कहानी होगी, यहां पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं माइनस इंफिनिटी और c1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखूं और ये मान f डैश x, कहां रखेंगे f डैश x में, इनके बीच की कोई वैल्यू f डैश x पे रखने पर अगर ये निगेटिव आ जाए f डैश x का मान, तो प्रकृति क्या हो जाती है, हास्यमान। और c1 और c2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर f डैश x पे रखूं और ये धनात्मक आ जाएगा तो ये वर्धमान हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर c1 और इंफिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रखने पर ऋणात्मक आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हास्यमान। नोट करके मैंने एक बात लिखी, यदि f डैश x किसी अंतराल में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो तो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही हास्यमान होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते, वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, जहां पे m प्रवणता है जो कि dy बाई dx होती है। बात करते हैं वक्र के अभिलंब की, तो अभिलंब सॉरी फॉर दैट, वक्र के अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपान m की जगह dy बाई dx और ये x माइनस x1 हो जाएगा। सन्निकट का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू dy बाई dx डेल्टा x प्लस fx। ये सब भी आपको 3 बार हम पढ़ा चुके हैं। इधर आ जाओ प्यारे बच्चों, उच्चतम और निम्नतम, fx कोई फलन है तो इसका उच्चतम और निम्नतम मान क्या होगा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्रथम कोटि अवकलज विधि से, दूसरा प्यारे बच्चों द्वितीय कोटि अवकलज विधि से। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बेटा, स्टेप 1 d अपान dx fx इक्वल टू, पहला स्टेप यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, fx को डिफरेंशिएट कराएंगे, उसके बाद f डैश x को 0 दिखा देंगे, c1 या c2 कोई वैल्यू मिलेगी तो उसको संख्या रेखा c1 और c2 पे दिखाएंगे। एक बारी c1 से छोटी और एक बारी c1 से बड़ी वैल्यू f डैश x पे रखना। अगर बेटा c1 से छोटी वैल्यू f डैश x रखने पर यदि माइनस आ जाए और c1 से बड़ी वैल्यू f डैश x में रखने पर यदि धनात्मक आ जाए तो c1 निम्नतम का बिंदु होगा और f ऑफ c1 न्यूनतम मान होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर एक वैल्यू c2 भी आई थी, c2 से छोटी वैल्यू f डैश x में रखने पर यदि प्लस प्राप्त हो और c2 से बड़ी वैल्यू f डैश x में रखने पर यदि ऋणात्मक प्राप्त हो तो c2 उच्चतम का बिंदु होगा और f ऑफ c2 उच्चतम का मान होगा। और प्यारे बच्चों अगर मैं इसके बारे में आप सभी को बताना चाहूं तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये कुछ इस तरह से होता है, अगर माइनस वैल्यू आ जाएगी तो ये ऊपर की अगर माइनस वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इधर मान लो यहाँ पे माइनस वैल्यू आ गई, ये c1 था, c1 से छोटा रखने पे माइनस आ गया, बड़ा रखने पे धनात्मक, तो माइनस पे नीचे और ये ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, निम्नतम का बिंदु। मान लो बेटा जी c2 के इधर क्या आ गया, ये c2 था और इसके इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, तो प्लस का मतलब ऊपर और माइनस ये उच्चतम का बिंदु हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, और अब देखते हैं द्वितीय कोटि अवकलज विधि। द्वितीय कोटि अवकलज विधि की बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, तो यहां पर इसको उसी तरह डिफरेंशिएट कराएंगे, जीरो दिखाएंगे और जीरो दिखाने के बाद कोई ना कोई पॉइंट आएंगे एक्स के, और प्यारे बच्चों इसको फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो एफ डबल डैश एक्स यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर एक्स बराबर c1 रखने पर एफ डबल डैश एक्स अगर जीरो से बड़ा अर्थात पॉजिटिव आ जाए तो c1 निम्नतम का बिंदु होगा और एफ डैश c1 क्या हो जाएगा, निम्नतम मान। अगर बेटा जी x बराबर c2 रखने पर डबल डेरिवेटिव जीरो से छोटा आ जाए तो c2 उच्चतम का बिंदु होगा और उच्चतम मान f ऑफ c2 उच्चतम मान होगा। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आज हमने फर्स्ट बुक से रिलेटेड सारी थ्योरीज आपको खत्म कर दी है। और प्यारे बच्चों अब जैसे कि हमने पूरा फर्स्ट बुक के रिलेटेड पूरी थ्योरी पूरा फार्मूला आप सभी को बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम को देखते हुए ये सेशन लाया जा रहा है। एक बुक में मतलब एक वीडियो में 25 मिनट में आपको पहले बुक का सब कुछ मिल चुका है, तो इसको लगातार रिवाइज करते रहेगा, पढ़ते रहेगा। और प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी जानकारी बतानी थी आप सभी को कि हमारा जो कुंजी सैंपल पेपर बैच है वो कल से अर्थात 1
फरवरी से शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको एक फोन नंबर दे रहा हूं, वहां पे बात करके इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो वो नंबर यहां पर मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। कुंजी बैच से डिटेल जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 98184346। इस नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लव यू ऑल। माता रानी कृपा सभी पे बनी रहे, पढ़ाई करें, मजे करें। लव यू ऑल।